एक बार फिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील चौरसिया एक बार फिर आपको पेडागोगी के साथ। और यदि आप संबंधित वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं, ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो हम देखते हैं वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में लिंक दी गई है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और लगातार जुड़े रह सकते हैं। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी जानकारी दी गई है, जिससे आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। इसके लिए आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक नीचे दी गई है। कमेंट्स बॉक्स के जरिए भी आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था विधियों के बारे में, और आज हम पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो अभी तक का जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं तो सभी का इसमें निचोड़ है। इसके बिना जब तक हम इस आज के चैप्टर को नहीं पढ़ लेते, जब तक हम कोई भी शिक्षण विधि को समझ नहीं सकते। यानी जितनी भी हम देखते हैं पेडागोगी से संबंधित शिक्षण विधियां हैं, तो पूरी और केवल आज के चैप्टर पर ही आधारित है। तो इसको हम पढ़ेंगे। नाम है आज के चैप्टर का शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र। दोस्तों, हम जितनी भी विधियां पढ़ते हैं शिक्षा शास्त्र में, तो हम देखते हैं कि जितनी भी विधियां होती हैं, आगमन निगमन की बात करें, संश्लेषण विश्लेषण की बात करें, तो हम देखते हैं सभी का कोई ना कोई संबंध होता है। और हम देखते हैं कि सभी विधियों की आधारशिला जो होती है वो क्या होती है? शिक्षण सूत्र। तो जितनी भी विधियां होती हैं इन्हीं सूत्रों पर चलती हैं, और इन सूत्रों का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे कि आखिर शिक्षण सूत्र होते क्या हैं। तो देखिए, शिक्षण सूत्र की बात करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, रोचक, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, जब भी शिक्षण प्रक्रिया की बात होती है तो अधिक प्रभावशाली, है ना, रोचक, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं। शिक्षण सूत्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? शिक्षण प्रक्रिया को, ठीक है, जब भी शिक्षण प्रक्रिया की बात होगी, शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, रोचक, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जिन शिक्षण या जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो हम देखते हैं जितनी भी विधियां पढ़ेंगे हम इसमें, तो उनमें हम देखते हैं सभी विधियां एक सूत्र पर आधारित रहती हैं, और जिन्हें बोलते हैं शिक्षण सूत्र। अब वैसे तो शिक्षण सूत्र के बारे में बहुत पहले से ज्ञात था, लेकिन जब भी यदि शिक्षण सूत्र का श्रेय जाता है कि शिक्षण सूत्र के बारे में जानकारी किसने दी थी या शिक्षण सूत्र विधियों में लागू किसने किए थे, तो हम देखते हैं उनके लिए एक नाम आता है, और वो नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। तो जब भी नाम आता है कि शिक्षण सूत्रों के बारे में किसने बताया था, या शिक्षण सूत्रों के महत्व पर चर्चा किसने की थी, या संचालन किसने किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर। ये हर्बर्ट स्पेंसर ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षण सूत्रों से संबंधित जानकारी दी थी। ठीक है, अब पहले हम शिक्षण सूत्रों को लिख सकते हैं, फिर एक एक पर चर्चा करते हैं कि कितने हमें शिक्षण सूत्रों को पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत पहला हम लिखते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, पहले हम लिख लें, इसके बाद एक एक को हम समझ रहे हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। तीसरा विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर। अगला अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर।
ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला लिख सकते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हाँ, छठवां क्या हो जाएगा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, अगला है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। अगला है यहां पे लिखे दे रहे अनुभव से युक्ति की ओर। युक्त की ओर। देख सकते हैं। हाँ, नहीं, ये क्रम से कुछ नहीं रहता इसमें। ठीक है, ये हमें केवल शिक्षण सूत्र है, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं रहता है। अनुभव से युक्त की ओर। मनोवैज्ञानिक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स तार्किक की ओर। ठीक है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अगला है प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, अगला है स्वाध्याय का अनुसरण। स्वाध्याय का अनुसरण। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे शिक्षण सूत्र हैं, जिस पर जितनी भी हम देखते हैं शिक्षण विधियां पढ़ते हैं, कोई किसी भी विषय का शिक्षा शास्त्र हो तो सभी हम देखते हैं इस पर डिपेंड होती हैं। इसीलिए हमें शिक्षण सूत्र को आसानी से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारे शिक्षण सूत्र हैं, एक पर फोकस कर रहे हैं। उससे पहले एक बार फिर शिक्षण सूत्र पर फोकस डालने। शिक्षण सूत्र को डिफाइन किस प्रकार से करेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, उद्देश्यपूर्ण एवं सुगम बनाने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, उद्देश्यपूर्ण एवं सुगम बनाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं। शिक्षण सूत्र को देने वाले कौन हैं? ये शिक्षण सूत्र के बारे में किसने बताया था? तो हम देखते हैं कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो हर्बर्ट स्पेंसर। अब देखना, एक एक को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। जब भी ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है
कि जब भी बच्चों की शिक्षा की बात होगी तो हम देखते हैं कि पहले शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चों को किसी विषय वस्तु को हम देखते हैं समझाने के लिए हम देखते हैं पहले ज्ञात विषय वस्तु का सहारा लिया जाता है, फिर अज्ञात की ओर जाया जाता है। जैसे मान लो शिक्षक किसी विषय को पढ़ाते हैं, जैसे मान लो कोई साइंस का शिक्षक है और साइंस पढ़ा रहा है क्लास में, तो हम देखते हैं कि कोई चैप्टर आया, तो हम देखते हैं कि कोई भी चैप्टर मान लो हम देखते हैं कि चैप्टर को हमने पढ़ा कि आ गया ब्रह्मांड, यूनिवर्स का चैप्टर आ गया। अब बच्चों को डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक क्या कहता है कि आपने हो सकता है कि ज्योग्राफी के टीचर से इसके बारे में फोकस किया हो, यानी पुराने सीखे हुए का नए सीखे में प्रयोग करना, यानी जो उनको ज्ञात है अज्ञात से जोड़ दिया जाता है तो शिक्षण प्रक्रिया क्या हो जाती है, सुगम हो जाती है। तो जब भी यदि आती है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो हम देखते हैं इसमें जो पुराने अधिगम का सहारा लिया जाता है कि बच्चे ने जिसको पहले सीखा है उसी के सहारे से हम देखते हैं नए पर फोकस किया जाता है, यानी पुराने सीखे को नए से संबंधित करना। तो कहलाता है कि जब ज्ञात वस्तु को हम देखते हैं ज्ञात वस्तु को जोड़ दिया जाता है तो हम देखते हैं उसी के सहारे फिर हम देखते हैं अज्ञात वस्तु भी उससे बनने लगती है। ठीक है। अब दूसरा शिक्षण सूत्र है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में भी हमने कई बार पढ़ा है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त क्या होता है, मूर्त की हम बात करें तो मूर्त जिसे हम देखा जा सके या जिसे प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। तो मूर्त से तात्पर्य किससे होता है, हम देखते हैं प्रत्यक्ष से, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसको हम मूर्त कहते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखिए शिक्षण प्रक्रिया में हम देखते हैं, आपने पढ़ा है मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं कि जब किसी विषय वस्तु में हम देखते हैं जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उतनी सक्रिय होती हैं तो हम देखते हैं कि शिक्षण और स्थायी हो जाता है। जैसे किसी विषय वस्तु को हम केवल लिख रहे हैं और यदि लिखने या पढ़ने से संबंधित उसको दिखा दिया जाए तो हम देखते हैं वो ज़्यादा स्थायी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी श्रवणेंद्रियां भी काम करने लगती हैं और दृश्येंद्रियां भी काम करने लगती हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, जिस विषय वस्तु के बारे में चर्चा की जाती है यदि उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया जाए तो हम देखते हैं ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। कहने का तात्पर्य जैसे हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा करें तो हम देखते हैं ग्लोब को यदि दिखा दिया जाए बच्चे को, तो ग्लोब को दिखा दिया जाए और उसके सहारे बताया जाए कि पृथ्वी हम देखते हैं ऐसी है, इस प्रकार से घूमती है, तो हम देखते हैं जब वो मूर्त रूप देख लेता है तो हम देखते हैं वो अमूर्त की कल्पना कर लेता है। यानी मूर्त से मतलब क्या है, प्रत्यक्ष से, और अमूर्त से मतलब है अप्रत्यक्ष से। तो इसीलिए हम देखते हैं किस शिक्षण सूत्र का पालन करते हुए बच्चों को चित्र, मॉडल, रेखा चित्र दिखाए जाते हैं। तो यह देखते हैं श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम देखते हैं ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। अगला क्या हो जाएगा, विशेष से सामान्य की ओर। तो जब भी विशेष से सामान्य की बात होगी तो ये आपका कई बार आता है क्वेश्चन, विशेष से सामान्य की ओर। अब देखा होगा आपने एक होती है आगमन विधि और एक होती है निगमन विधि। तो विशेष से सामान्य की ओर ये आपका कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछते हैं। किस शिक्षण सूत्र में पहले हम देखते हैं उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में नियम बनवाने के लिए कहा जाता है। तो हम देखते हैं विशेष से सामान्य की ओर आगमन विधि में लागू होता है, और हम देखते हैं कि विशेष से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र में क्या किया जाता है, पहले उदाहरण बताए जाते हैं बच्चों को और बाद में उनसे हम देखते हैं निष्कर्ष निकलवाए जाते हैं। यानी पहले उदाहरण बाद में निष्कर्ष। तो किस शिक्षण सूत्र के जरिए बच्चों को पहले उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में नियम के लिए बोला जाता है, निष्कर्ष निकालने के लिए बोला जाता है। तो हम देखते हैं विशेष से सामान्य की ओर। किस शिक्षण विधि में लागू होता है, तो आगमन। अब इसी का अपोजिट कर दें तो दूसरा शिक्षण सूत्र बन जाता है सामान्य से विशेष की ओर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम पढ़ रहे हैं पहले उदाहरण बाद में नियम, और जब सामान्य से विशेष की ओर कर देंगे तो पहले नियम और बाद में उदाहरण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वो निगमन विधि हो जाएगी। विशेष से सामान्य में क्या करते हैं, पहले उदाहरण बताए जाते हैं बच्चों को शिक्षक द्वारा, फिर हम देखते हैं उन्हीं से निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाता है आगमन विधि के अंतर्गत। अब जब सामान्य से विशेष की ओर कर देंगे तो हम देखते हैं पहले नियम और बाद में उदाहरण। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अगला शिक्षण सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब देखना दोस्तों कि अनिश्चित से निश्चित की बात हो रही है, तो अनिश्चित
यानी जिसका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं, कल ही हमने पढ़ा था, कल के परसों की टॉपिक में पढ़ा था, कौशल की बात हो रही थी, कौशल कितने होते हैं, संख्या की बात हो रही थी 4, है ना। तो हम देखते हैं कि बालक की लेखन प्रक्रिया की शुरुआत हम देखते हैं किससे होती है, तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से। अब टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की बात करेंगे तो हम देखते हैं टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की हम बात कर रहे हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ये हम देखते हैं कि वर्णमाला से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, लेकिन किसी अनिश्चित वस्तु को निश्चित से जोड़ दिया जाता है जिससे बालक सीख जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में बालक की लेखन प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से। फिर इसके बाद हम देखते हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें क्या हो गई, अनिश्चित हो गई, और निश्चित क्या हो गई, जब हम वर्ण बनाना सीख जाता है बालक, शब्द बनाना सीख जाता है, तो निश्चित हो गई। या इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि किसी मतलब हमारे आसपास 5 लोग हैं, इन्हें हमारे फैमिली में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो हम देखते हैं बच्चों को बताया जाए कि ये 5 लोग हैं, ठीक है, या 5 लोग हमारे फैमिली के मेंबर हैं। ये अनिश्चित हो गया, अभी निश्चितता को नहीं बताया गया, लेकिन बाद में उन्हीं मेंबर का परिचय करवा दिया जाए कि घर में जो हमारे 5 लोग हैं क्या हो जाएगा, अनिश्चित। अब उन्हीं 5 लोगों से बच्चे का संबंध बना दिया जाए कि आपके चाचा हैं, ये बुआ जी हैं, ये फूफा जी हैं, और ये आपकी दीदी हैं, तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब दोस्तों अगला सूत्र पढ़ते हैं हम, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो विश्लेषण में जब भी बात करेंगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो इसमें क्या होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को पहले संपूर्ण विषय वस्तु पर एनालिसिस किया जाता है, फिर हम देखते हैं कि उसके छोटे छोटे भागों को बताया जाता है। नहीं समझे? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पहले हम देखते हैं कि बच्चों को समझाने के लिए संपूर्ण विषय वस्तु पर फोकस किया जाता है, फिर हम देखते हैं कि उससे संबंधित तथ्यों पर फोकस किया जाता है। जैसे हम कहें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो हम देखते हैं पहले हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे, इसके बाद हम देखते हैं उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम देखते हैं वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन के जरिए कि किस प्रकार हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो संश्लेषण हो जाएगा। और अच्छी तरह से समझें तो हम देखते हैं जब भी विश्लेषण की बात होगी तो जब किसी विषय वस्तु को पहले तो संपूर्ण विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसका सारांश लिखते हैं। तो संपूर्ण विषय वस्तु क्या हो गई, विश्लेषण हो गई, और उसका सारांश क्या हो गया, छोटी वस्तु हो गई। ठीक है, अगला क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बात करते हैं तो ये इसी शिक्षण सूत्र को जाना जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर नाम से, इसी को बोल देते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यानी संपूर्ण विषय वस्तु, यानी स्थूल क्या होता है, जो हमें मतलब जो बड़ी विषय वस्तु की बात हो रही है, और इसकी सूक्ष्म की बात हो रही है, यानी जिसमें हमने चर्चा की थी। जैसे किसी विषय वस्तु को चार्ट, मॉडल ये सब दिखाते हैं, फिर हम देखते हैं कि फिर उसके बाद किसी विषय वस्तु के बारे में तो अमूर्त रूप की जानकारी दी जाती है। यानी और इसको एग्जाम्पल लें स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो हम देखते हैं क्या, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो किसी भी सिस्टम को ले लें, मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लें, पाचन तंत्र को ले लें, तो हम देखते हैं कि पाचन तंत्र के माध्यम से पहले पाचन तंत्र का बालक को अध्ययन करवा दें, फिर इसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन होते हैं जैसे स्टोमच होता है, ईसोफेगस होती है, पेनक्रियाज होता है, लीवर होता है, किडनी होती है, तो इसकी कंडीशन से रूबरू करवा दें। तो क्या हो जाता है, पहले संपूर्ण वस्तु का अध्ययन करवाना, फिर छोटी छोटी वस्तुओं का। अब एक होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला शिक्षण सूत्र होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। यानी जो बालक को पढ़ाना है तो पहले हम देखते हैं कि उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया जाता है, फिर हम देखते हैं कि उसके इनडायरेक्ट पक्ष को ध्यान में दिया जाता है। ठीक है, अगला है सरल से जटिल की ओर। जब किसी विषय वस्तु की बात करते हैं सरल से जटिल की ओर तो हम देखते हैं कि पहले विषय वस्तु को हम देखते हैं सरल बनाया जाता है, रोचक बनाया जाता है, फिर हम देखते हैं धीरे 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 जटिलता पैदा की जाती है। जैसे अब बालक को हम सबसे पहले हम देखते हैं बालक क्या करता है, अस्पष्ट आवाजें निकालता है, और हम देखते हैं फिर धीरे धीरे स्पष्टता की ओर जाता है। यानी बालक क्या है, अस्पष्ट आवाजें निकालना सरल हो जाएगा, लेकिन स्पष्टता की ओर जाना ये हम देखते हैं जटिल हो जाएगा। तो पहले हम बालक को सरल चीज़ों का ज्ञान कराते हैं और फिर हम देखते हैं जटिल विषय वस्तु की ओर जाते हैं। जैसे किसी भी विषय वस्तु, अगला उदाहरण लें, जैसे सरल विषय वस्तु की बात हो रही है तो सरल से मतलब जैसे हम जब तक बालक को वर्ण का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम देखते हैं शब्द का ज्ञान नहीं होगा, तो पहले वर्ण की जानकारी देके फिर शब्द की, फिर वाक्य को। पूर्ण से
अंश की ओर। इसमें भी हम देखते हैं जब भी पूर्ण से अंश की बात होती है तो पहले हम देखते हैं संपूर्ण विषय वस्तु को बताते हैं, फिर उसके छोटे छोटे भागों पर प्रकाश डालते हैं। अब पूर्ण से अंश की ओर जैसे हम देखते हैं, पहले बालक को, जब भी बालक की बात होती है तो पहले मान लो जब वाक्य, जैसे कोई भी वाक्य दिया गया है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? पूर्ण वस्तु हो जाएगी। अब इसी में अंश की ओर जाना तो ये वाक्य हो जाएगा। अब वाक्य में कर्ता कौन है वाक्य का, और हम देखते हैं कर्म कौन है, क्रिया कौन है, ये सब बताना क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। अब वाक्य ये हो गया, वाक्य यानी पूर्ण वस्तु हो गई, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब जब बच्चे को बताया जाएगा कि यहाँ कर्ता क्या है ना, और कर्म क्या है, और हम देखते हैं क्रिया क्या है, या मुख्य क्रिया की बात हो रही है, तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा? अंश पर प्रकाश डालना। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये संपूर्ण वस्तु हो गई, और अंश क्या हो गया? मैं क्या है? वाक्य का कर्ता है, पुस्तक क्या है? कर्म है, और हम देखते हैं पढ़ना क्या है? क्रिया है, मुख्य क्रिया है। दोस्तों ये ध्यान रखा जाता है जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उल्टा होता है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब आ जाती है। ठीक है, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ये वाक्य हो गया, और हम देखते हैं कर्ता कर्म क्रिया से अवगत कराना, ये मुख्य क्रिया हो जाएगी, ये हूँ क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब इस शिक्षण सूत्र का उपयोग हम देखते हैं कहाँ पे करते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कौन सा सिद्धांत? गेस्टाल्ट सिद्धांत पढ़ा है। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत में पूर्ण से, या उसी को समग्रवाद बोल देते हैं, और हम देखते हैं किस संप्रदाय में पूर्ण से अंश की ओर का अध्ययन किया जाता है या समग्र विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, तो गेस्टाल्ट संप्रदाय में। अब अनुभव से युक्त की ओर, तो अगला है, अब अनुभव की बात करेंगे तो देखिए एक्सपीरियंस जो होते हैं अपने होते हैं। जैसे हमने कोई भी बालक होता है तो कितना भी उसको रोका जाए कि संबंधित विषय वस्तु ये गलत है, और हम देखते हैं जब तक वो कर नहीं लेता है जब तक उसके अनुभव नहीं होते हैं। जैसे हम देखते हैं 2 वर्ष का बच्चा होता है, उससे कहा जाता है कि ये कुत्ता है आपको काट लेगा, तो बच्चा जब तक उसके मुँह में उंगली देता रहता है जब तक उसको काट नहीं लेता, क्योंकि अनुभव जो होते हैं स्वयं के होते हैं। और जब एक बार कुत्ता काट लेता है तो हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर युक्ति आ जाती है कि उंगली को बचा के रखता है, तो इसे कहते हैं अनुभव से युक्त की ओर। अगला है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अब दोस्तों जहां भी मनोवैज्ञानिक शब्द आता है तो मनोविज्ञान में किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, या मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का। आज का जो विज्ञान है किस पर है? व्यवहार का विज्ञान। तो एक शिक्षण सूत्र क्या कहता है कि पहले व्यक्ति के व्यवहार को परखा जाता है, फिर हम देखते हैं उससे रिलेटेड उसको लॉजिक बताया जाता है कि संबंधित व्यक्ति कौन सी चीज करने के लिए सही रहेगा या कौन सी विषय वस्तु उसके लिए उपयुक्त रहेगी। तो मनोवैज्ञानिक मीन्स होता है उसके व्यवहार को परखा जाता है, फिर हम देखते हैं उसी से संबंधित उसको लॉजिक बताया जाता है। ठीक है, अगला है प्रकृति का अनुसरण। तो हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालक को प्रकृति से मतलब है उसको स्वतंत्र वातावरण में पढ़ने का, खेलने का, घूमने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रकृति हमारे चारों ओर का वातावरण हो जाएगी, एनवायरनमेंट हो जाएगी, तो प्रकृति के द्वारा भी बच्चा सीखता है। हमारे पास आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, तो हम देखते हैं जो चारों ओर का एनवायरनमेंट होता है उसे बोलते हैं प्रकृति। अगला और लास्ट है स्वाध्याय का अनुसरण करना। देखिए हम कितना भी क्यों ना पढ़ लें, किसी भी संस्थान में पढ़ लें, किसी भी हम देखते हैं शिक्षक से पढ़ लें, लेकिन जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम देखते हैं स्वयं का रिवाइज नहीं करेंगे, अपने आप को कैलकुलेट नहीं करेंगे, आंकलित नहीं करेंगे, जब तक किसी भी से हम पढ़ लें हम सार्थक नहीं हो सकता। तो स्वाध्याय का अनुसरण क्या कहलाता है कि बार बार हम देखते हैं रिवीजन करना है, अभ्यास करना है, और हम देखते हैं सेल्फ स्टडी करना है, इसे कहते हैं स्वाध्याय का अनुसरण। तो दोस्तों ये थे शिक्षण सूत्र, और कोशिश आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। जितनी भी विधियां हैं तो ये आपको सभी इसके अंतर्गत शिक्षण सूत्रों का पालन करती हुई मिलती हैं। और ये था आज का वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए। और यदि आपको वीडियो को लगातार देखना है तो हम देखते हैं इसकी लिंक को आप लिंक के जरिए से वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपके कमेंट्स बॉक्स में दी गई है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।